कितने सारे मेरे भाई होते हैं वो क्या करते हैं, लाखों रुपया जनाब जमा करा के एकदम वीजा अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होता है? फिर कहते हैं जी मेरी तो करोड़ों की थी तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरी बातों पे अमल करोगे आपको नुकसान नहीं होगा, आपको जलील नहीं करेंगे। आप अगर बाहर भी आ जाओगे ना मेरे भाई, कामयाब हो जाओगे। नहीं अप्लाई नहीं करना, वीजा नहीं लगेगा, सॉरी यार, ये कोई बात नहीं। आप यानी कि आप जंग लड़ने से पहले ही आप हार गए हो। मेरी वीडियो प्लीज वो लोग देखें जो पॉजिटिव हैं, जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं और दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं। जो लोग कामयाब नहीं होना चाहते, नेगेटिव हैं, वो मेरी वीडियो बंद कर दें, नहीं देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्कर रशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यहाँ पे हॉलैंड में अभी जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी नरमी लाई जा रही है, यानी कि जिसको सॉफ्ट लॉकडाउन कहा जाता है, वो करने जा रहे हैं। आई होप आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में हैं या दूसरी कंट्रीज़ में हैं, तो आई होप वहाँ पे हालात दिन ब दिन बेहतर हो जाएँ ताकि हम इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाए। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा ये थोड़ी मुनफरिद टाइप की है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं वीडियोस पे या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करते हैं, और उनका कहना ये होता है तस भाई कि मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा यार आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई नहीं करना, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट के रूल्स हैं, ये वीज़ा नहीं देते, बला 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 बला, या यार इस तरह वीज़ा नहीं मिलता, या कभी इस तरह वीज़ा मिले तो फिर क्या चाहिए। या कुछ लोग कहते हैं जी, जिस तरह मैंने कुछ वीडियो बनाई तो मैंने उसमें कहा जी कि जिस तरह 8,000 रुपये में वीज़ा या 12,000 रुपये में वीज़ा, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था भाई कि ये कैसे हो सकता है, इतने सस्ते में वीज़ा थोड़ी मिल सकता है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि हमारे दिमागों में एक चीज़ बैठ गई है कि अगर हम पैसे दे के वो चीज़ करवाएंगे या कोई महंगी चीज़ खरीदेंगे तो वो ठीक होगी, पैसे दे के करवाएंगे तो वो ठीक होगा, अगर कम पैसे में हो रहा है तो वो सही नहीं होगा। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती और मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँ इस पर। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं जो कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एंड दे कीप ट्राइंग। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, घर बैठे बोलोगे कि नहीं होगा, मैच खेलने से पहले आप कहोगे भाई हम मैच नहीं जीत सकते, तो आप कैसे मैच जीतोगे? आप तो हार जाओगे। तो वो लोग दुनिया में कभी कामयाब नहीं होते जो काम करने से पहले कहते हैं जी कि नहीं जी काम नहीं होगा, वो कभी कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप लोगों को अपना जो माइंड है वो चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। जो लोग दुनिया में कोशिश करते हैं कामयाब होते हैं। दुनिया में बड़े बड़े आप नाम ले लें जिन्होंने कोशिश की और कामयाब हुए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, उनने हिम्मत नहीं आ रही, उनने कोशिश की है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इमरान खान को देख रहे हैं, जो उसने कैंसर का हॉस्पिटल बिल्ड किया है, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन क्या है, उसने कोशिश की, उसका इरादा पुख्ता था, उसने मेहनत की, उसने किसी की नहीं सुनी। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी। इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का जो माहौल है या दुनिया में जो गरीब कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या है कि लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, लोग पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हमें सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, एक चीज़ पे हमें अमल करना चाहिए। वो क्या है? जो हमारा दीन हमें सिखाता है, इस्लाम, कुरान, हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सामने एक मिसाल है। और अगर हम इस्लाम के ऊपर चलेंगे, अगर इस्लाम को फॉलो करेंगे तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या चीज़ है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप इस्लाम से आपका लगाव है, मतलब कि आपको पॉजिटिवनेस चाहिए, आप पॉजिटिव हों। जो लोग आपके अराउंडिंग में हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, अगर वो नेगेटिव है तो आप उनसे जो है दूर रहें। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप सैड हैं और किसी बंदे से मिलते हैं, वो भी सैड बातें करते हैं, आप और सैड हो जाते हो। अगर आप सैड हैं, अगर किसी अच्छे बंदे से बात करते हो जो पॉजिटिव बात करता है, तो आप भी पॉजिटिव हो जाते हो, आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें, पॉजिटिव लोगों से बात करें ताकि हमें पॉजिटिव वाइब्स मिले, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। अगर आपको कोई बंदा कहता है ये काम नहीं करो, नहीं होगा, मुझे बहुत मुश्किल है, उसकी बात ना सुनो, आप उस बंदे की बात सुनो जो पॉजिटिव है, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताता है। अब देखें जो वीज़ा है, वीज़ा मिलना या वीज़ा अप्लाई करना या एजेंट को पैसे देने, हम
इसको कंपेयर करते हैं कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं एजेंट के थ्रू, आप ये देखो भाई आपके इर्द गिर्द कितने लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हैं एजेंट के थ्रू, कितने पैसे एजेंट को दिए हैं, कितने लोगों के वीज़े लगे हैं एजेंट के थ्रू, और कितने लोग डंकी लगा के एजेंट के थ्रू गए हैं बाहर और उनको मुश्किलात कितनी पेश आई हैं। यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इन चीज़ों से, आपको किसी से बात करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और जो लोग एजेंटों के थ्रू बाहर गए हैं वो सबको मना करते हैं, चाहे एजेंटों के थ्रू डंकी लगा के गए हूँ, चाहे एजेंटों के थ्रू वो वीज़ा लेके डायरेक्ट गए हूँ। उसकी वजह क्या है, अगर आप भाई एजेंट के थ्रू जाते हैं बाहर तो कम से कम 8-10 लाख रुपया तो देना होगा आपको। क्या है, अगर तुर्की का भी वीज़ा लेते हैं आजकल में 2.5-3 लाख तो हर तुर्की का ले रहे हैं। अब मुझे बताओ कि 2.5-3 लाख आप जब दे के तुर्की जाते हो तो वहाँ पे कितने ऐसे में आप 2.5-3 लाख कमा लोगे, पहली बात। यानी कि बंदा ना इधर का होता है ना उधर का, ना बंदा वापस जा सकता है ना वहाँ पे रह सकता है, हालात ही ऐसे हैं। तो अगर आप खुद वीज़ा अपने अप्लाई किया हो, आप वीज़ा लगा के गए हो, आपका 50-60 हज़ार या 1 लाख खर्चा हुआ हो तो आप आराम से 2 महीने में कमा लोगे। अगर वहाँ के हालात अच्छे नहीं है तो आप फिर वापस भी आ जाओगे, यानी कि आपके लिए आसानी होगी। कल मुझे मलेशिया से एक भाई ने मैसेज किया कि मैंने वीज़ा अप्लाई करना है फलां एम्बेसी का, तो मेरा जो दोस्त है वो कहता है नहीं करना, वो तो वीज़ा देती नहीं हो। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ना हम खुद अच्छा काम करते हैं ना किसी दूसरे को करने देते हैं। हाँ जी ये ठीक है, आप एजेंट को पैसे दो लाखों रुपए फिर चले जाओ। यार मुझे ये बताओ कि अगर कोशिश करेंगे, अगर खुद वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर वीज़ा नहीं लगता तो क्या खर्चा होगा आपका? भाई आपका खर्चा ये होगा ना जो वीज़ा फीस आपने दी हुई है, या कोई ट्रैवल एजेंट को अगर कोई आपने चीज़ें बनवाई हैं या डॉक्यूमेंट बनवाई हैं तो उसके पैसे आपके ज़ाया होंगे। चलो 20,000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। लेकिन भाई जब आप एजेंट को पैसे देते हैं ना तो कितने सारे एजेंट ऐसे हैं पैसे ले लेते हैं और फिर आपको लेके भी नहीं जाते, फिर उसके पीछे आप भागते रहते हो, ज़ीलो ख्वार होते हो, फिर बंदा वक्त को रोता है कौन सी बुरी घड़ी थी कि मैंने इस एजेंट को पैसे दिए। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए। कैसे हो सकता है कि 317 मुजाहिद थे, अल्लाह झूठ न बुलवाए, तो वो इतने हजारों लोगों को उन्होंने मात दे दी, जंग जीत गई? कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था, ईमान था। कोशिश करनी चाहिए भाई, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो काम भी नहीं होगा। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं यूरोप में आया तो मेरे पास लाखों रुपए नहीं थे एजेंट को देने के लिए। मैंने एक दफा कोशिश की एजेंट के थ्रू जाने के लिए। क्या हुआ कि उसने कहा 2.5 लाख रुपया दूंगा आपको, कोरिया लेके जाऊंगा, और 50 आपने पहले देने, वीजा लगने के बाद आपने भी 2 लाख रुपए देने। तो फिर क्या हुआ, 50,000 उसको दिया, 2 हफ्ते का टाइम था, 2 साल गुजर गए, पैसे भी नहीं दे रहा था वो 50,000। आप यकीन करें कि कितनी मुश्किल से उससे मैंने जो है ना 1,000 रुपया लेके तो मैंने पैसे अपने पूरे किए थे। वो भी बीच में एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, भाई थे, जिन्होंने जो है उससे बात की, मुझे उन्होंने पैसे दे दिए, बाद में वो उससे दूध लेके उन्होंने पैसे पूरे किए। भाई इतना बंदा जलील ख्वार होता है। उसके बाद मैंने कहा यार मैंने आज के बाद एजेंट के थ्रू के नहीं जाना, मैं खुद कोशिश करूंगा, अगर ना हुआ तो फिर देखूंगा मैं। तो क्या हुआ, जो 2.5 लाख उसको देना था मैंने खुद अपने अकाउंट में जमा कराया, ट्रांजैक्शन करता रहा। उसके बाद मैंने वीजा अप्लाई किया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कभी भी जब मुझे ढूंढते थे ना, उस वक्त इतने मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो वो कहते यार किसी एम्बेसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होगा। लेकिन मैंने इस चीज की परवाह नहीं की, मैंने खुद ट्राई की है। मैंने छोटी कंट्री को पहले वीजे लिए, उसके बाद 1-2 जगह विजिट किया, फिर मैंने शेंगन वीजा अप्लाई किया। मैंने दोस्तों की बातें नहीं सुनी, जो पॉजिटिव बंदे थे मैंने उनकी बात सुनी, जो नेगेटिव थे उनकी नहीं सुनी। उसकी मिसाल ये कि एक बंदा था जो मेरा दोस्त था, बैंक में कैशियर था। तो मुझे उसने कहा यार कि अगर बाहर जाना चाहते हो तो तुम बैंक में अकाउंट खुलवाओ, रोजाना और पैसे जमा करवाओ, निकलवाओ। एक उसने मुझे मशवरा दिया, तो मुझे उसकी बात समझ आ गई, तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने बैंक में जाना शुरू कर दिया, हर दूसरे दिन पैसे निकलवाता, जमा कराता, ताकि पैसे जो है वो रोलिंग हो, ट्रांजैक्शन हो। उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मुझे वीज़ा मिल गया। और जो मेरी आखिर में जो ट्रांजैक्शन जो मैंने 6 महीने की हुई थी बैंक स्टेटमेंट, मेरे पास टोटल जो अकाउंट में 2 लाख रुपए होंगे जो टोटल बैलेंस होता है, लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन तकरीबन 4-5 करोड़ की होगी थी। तो वैसे ये चीज देखती है, वो ये नहीं देखती है आपके एंड बैलेंस कितने करोड़ है, नहीं, वो देखती है कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितनी हुई है। ये बंदे के पास इतना पैसा आ जा रहा है, ये हमारे मुल्क में जाके स्लिप नहीं होगा। कितने सारे मेरे भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, लाखों रुपया जनाब जमा करा के एकदम वीजा अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज हो जाता है। क्यों होता है? फिर कहते हैं जी मेरी तो करोड़ों की थी तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग करनी चाहिए आपको, प्लानिंग करे, किसी की बात ना सुने। अगर आप मेरी
बातों पे अमल करोगे, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको एजेंट जलील नहीं करेंगे। आप अगर बाहर भी आ जाओगे ना मेरे भाई, कामयाब हो जाओगे। कैसे कामयाब होगे? अगर आपका वीजा लग जाता है, अगर आप बाहर आ जाते हो थोड़े पैसों में, तो क्या होगा? अगर आप कामयाब नहीं होते तो वापस चले जाओ। लेकिन मुझे यकीन है जो बंदे मेरी वीडियो पे अमल करके बाहर आएंगे ना, वो कामयाब भी होंगे। क्यों? वो पाकिस्तान में ही उनकी ट्रेनिंग हो जाती है भाई। कितने सारे दोस्त हैं वो वीडियोस देख के आए हैं, मुझे पता भी नहीं है, ना ही कभी उन्होंने मुझसे पूछा कि तस्बीर कैसे करें। यहाँ पे आके रब्ता करते हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त आए हुए हैं, मोहसिन नाम है उनका, हॉलैंड में आए हुए हैं, लेकिन रब्ता हुआ है, फोन पे बात हुई है। तो मुझे उन्होंने बताया था भाई मैं आपकी वीडियो एक साथ से देख रहा हूँ, और वीडियो देख देख के मैं अमल किया। मैंने 2-3 कंट्री में विजिट किया, आसपास दुबई हो गया, तुर्की हो गया, और मैंने फिर शंघन वीजा अप्लाई किया। उन्हें हॉलैंड का वीजा अप्लाई किया, पहले अटेम्प्ट में वीजा लगा। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी कि जी वो फलां बंदा कह रहा है वीजा नहीं लगेगा, फलां कह रहा है वीजा नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने खुद अमल किया, वीजा लग गया। मैं भी आपको ये कहता हूँ, अपने आसपास जो दोस्त हैं आपके नेगेटिव, उनकी बातें ना सुने। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मशवरा जरूर लेना चाहिए, दीवार से भी मशवरा लेना चाहिए। लेकिन एक बंदा कहता है नहीं भाई काम करो, नहीं होगा, तो भाई वो तो बात नहीं है। कोई बंदा अगर पॉजिटिव मशवरा देता है उस पर आप काम करें। लेकिन बंदा कहता है यार नहीं अप्लाई नहीं करना, वीजा नहीं लगेगा, सॉरी यार, ये कोई बात नहीं। आप यानी कि आप जंग लड़ने से पहले ही आप हार गए हो। भाई कोशिश तो करनी चाहिए, ये हमारे मान का हिस्सा है, हमें ये चीज करनी चाहिए। बाकी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो मुझसे पूछो, मैं आपको बताता हूँ, मैं कमेंट्स में जवाब देता हूँ सबको। यकीन करो कि एक एक का बंदे का कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रगल, मेहनत करनी है आपने, माँ बाप की दुआएं लेनी है, उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ दो। देखना आपका काम होता है या नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, उनके पास एक बंदा आया तो उसने आके कहा कि मेरे बस में क्या है और अल्लाह के बस में क्या है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपना एक हाथ खड़ा कर दो। उस बंदे ने हाथ खड़ा किया, फिर बोला दूसरा हाथ खड़ा कर दो, दूसरा हाथ खड़ा किया, फिर उन्होंने बोला टांग खड़ी करो, पाँव को ऊपर कर लो, कर लिया। अब वो बंदा एक टांग पे खड़ा था, फिर हज़रत अली ने फरमाया वो भी ऊपर उठाओ। तो वो बंदा कहने लगा कि कैसे उठा सकता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये तुम्हारे बस में था, तुमने किया, ये तुम्हारे बस में नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते, अब अल्लाह पे छोड़ दो। यानी कि मेहनत करो, मेहनत करने के बाद अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत राय गाह नहीं जाने देगा। बाज़ औक़ात होता है आप बहुत कोशिश करते हो, कामयाब नहीं हो पाते, तो उसमें अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह की भी प्लानिंग है। अल्लाह जो करता है आपके लिए बेहतर करता है। मेरी जिंदगी में हजारों ऐसी चीजें थी, मैं सोचता था यार या अल्लाह हो, ये दुआएं की, बहुत वजीफे किए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आज 15 साल बाद आके समझाइए यार कि क्यों नहीं, अगर वो चीज हो जाती तो मैं यहां ना होता, अगर वो चीज हो जाती तो जितनी कामयाबी मुझे मिली है कामयाबी ना मिलती। क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर प्लानिंग करने वाला है, सबसे बेहतर प्लानर है आपके लिए, और वो जो भी करेगा आपके लिए बेहतर करेगा। आप जिस चीज के लिए कोशिश करोगे वो चीज आपको जरूर मिलेगी। नीयत साफ होनी चाहिए, किसी के साथ धोखा फ्रॉड नहीं करना चाहिए, माँ बाप की दुआ होना चाहिए, तो मैं देखूंगा कौन आपको रोकता है। अल्लाह आपका काम करेगा इंशाल्लाह। मैंने जिंदगी में जो भी ख्वाहिशात दोस्तों की हैं मेरी पूरी हुई है। मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो ना पूरी हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अभी ख्वाहिश की और 2 मिनट बाद, घंटे बाद, 1 दिन बाद पूरी होगी। नहीं, उसके लिए मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की, और अल्लाह ताला ने फिर मुझे दिया। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे भाई मुझे कहते हैं कि फलां कहता है नहीं होगा, या कहते हैं जी नहीं जी ये नहीं होता, आप कैसे कह सकते हैं। मैं खुद लगा के आया हूँ। मैं कितने वीजे, मैंने यूरोप आने से पहले मैंने कितने वीजे मैंने खुद अप्लाई किए, लेकिन एजेंट के थ्रू 2 दफा ट्राई किया, 2 दफा नाकाम हुआ, पैसे भी जाया हो गए। मैंने एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू मैंने अप्लाई किया था वीजा, मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे 100% था वीजा लग गया, वीजा नहीं लगा। दूसरी दफा लोग कहते हैं जी नहीं जी, जब वीजा कोई एम्बेसी रिफ्यूज कर देती है फिर वो वीजा नहीं देती, या 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट की मोहर लगा दी। उन्होंने मोहर लगा दी थी मेरे पासपोर्ट पे। मैंने तकरीबन 20 से 25 दिन बाद दोबारा खुद मैंने अप्लाई किया। मैंने किसी ट्रैवल एजेंट को नहीं कहा, जो पेपर थे मैं किसी और ट्रैवल एजेंट के पास गया, मैंने कहा मुझे ये पेपर चाहिए। 5,000 रुपये मेरा लगा, जिसमें उसने बैंक स्टेटमेंट मुझे बना के दी, होटल रिजर्वेशन खाली कराई थी, उसने पैसे नहीं किए थे, रिजर्वेशन करा के दी उसने। जब मैंने वीजा अप्लाई किया बगैर इंटरव्यू के मेरा वीजा लगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं मुझे पूछा बुला के जी हाँ जी आपका रिजल्ट हमने किया था, नहीं। ये सब बातें मेरे भाइयों, ये उन लोगों की बातें जो कभी कोशिश नहीं करते, जिन्होंने कभी मेहनत ही नहीं की, जिन्होंने कभी ट्राई नहीं की, बस दूसरों को भी नहीं कुछ करने देते। मैं जो भी चीजें आपको बताता हूं मैं वो बताता हूं जिनमें से मैं गुजरा हुआ हूं। मैं पॉजिटिव चीजें आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको एजेंटों से बचाना चाहता हूं। मुझे पता है कि जब एजेंट को पैसे देता है बंदे की क्या हालत होती है।
एजेंट को वही बंदा पैसे देता है मेरा भाइयों जो बेचारा या तो उसने ज़मीन बेची होती है या कोई जेवर बेचा होता है किसी माँ बहन का या किसी से उधार लिए होते हैं। जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया होता है ना मेरा भाई, वो एजेंटों को पैसे नहीं देते, वो तो वैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आ जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास है, इसलिए मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ। यार आप ट्राई तो करो। जिन लोगों ने ट्राई किया हो गया कुछ, चले अगर बात करते हैं कि अगर आपका वीज़ा खुद अप्लाई करते हैं नहीं लगता, उसकी रीज़न होगी। एम्बेसी कहती है ये चीज़ें हूँ, आप उनको प्रोवाइड करें, वीज़ा लगेगा। क्या चीज़ मुश्किल होती है? बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे भाई भी 2-3 लाख या 10 लाख जमा करा के बैंक में तो ले जाते हैं 6 महीने की स्टेटमेंट। नहीं, आप ये देखो कि 6 महीने की स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं वो देखते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ जा रहे हैं, वो देखते हैं कि बंदा जो है कितने महीने का ऐसा खर्चा क्या करता है, कितने निकालता है, कितने जमा कराता है। आप बैंक स्टेटमेंट सही तरह बनवाओ। बैंक स्टेटमेंट सही तरह बनवाने में फिर लोग कहते हैं जी नहीं जी आजकल तो टैक्स वाले पीछे पड़ जाते हैं। और मेरे भाई कानून है पाकिस्तान में 5 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम है ना, उसको टैक्स देना पड़ता है। आप क्यों इस चीज को समझते? और दूसरा ये कि जब आप करोगे ना ट्रांजैक्शन, कोई आपको नहीं पकड़ेगा आके, कोशिश करते नहीं है, कहते हैं FBI आके पकड़ लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। ये थी दोस्तों आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to hit the bell button. Also don't forget to share this video on social media. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तस्करी की इजाज़त। अल्लाह हाफिज।